चलो ध्यान दो इधर, साइलेंट बैठो। देखो इधर ध्यान दो, नया टॉपिक है भैया। अरे मुंह बंद करो अभी। बैठो जल्दी फटाफट। अभी तो लिखने जगह है क्या? लैपटॉप रखा है। अपना है ना, जूनियर सीनियर का क्लास है कसम से। सेटल, हाँ वही वही। सेटल होने के लिए तुम्हारे को 15-20 मिनट लगते हैं इधर पे बैठने। ध्यान दो इधर। अभी आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें मोस्टली सब डेफिनेशंस है, जो डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है देखो उधर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखा है ना, फिजिकल में अभी जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले फेज ट्रांजिशन, जहां पे ये देखा जाएगा कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, फिजिकल ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एंथैल्पी में क्या चेंजेस आता है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए। लेकिन जितना भी ट्रांजिशन हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे ट्रांजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये सारे फिजिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंज 9th में पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज में केमिकल का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, तो ये वही वाला चेंज है, बट अपने को उसमें एंथैल्पी में क्या फर्क आता है वो बताना है। ठीक है, ओके चलो ध्यान दो। तो पहला वाला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में है ये, उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहां पे फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग है। ठीक है, दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिशन। ठीक है, फिशन मींस ब्रेकिंग, फ्यूजन यहां पे मेल्टिंग को बोला गया, फ्यूज होना, फ्यूज्ड मतलब मेल्ट होना। तो फ्यूजन जो है ना ये मेल्टिंग को बता रहा है। अब पहले तो बेसिक है कि फ्यूजन की बात हो रही है अगर, इसका मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होने वाला है, बराबर है। तो इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन बोलता है कि इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 mole
of a solid is converted into liquid at constant temperature and pressure. ठीक है, एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, एंथैल्पी चेंज क्या आएगा वो अपने को बताना है. अभी अपने बुक में जो एग्जांपल दिया है ना वो वाटर का एग्जांपल है. तो वाटर अगर सॉलिड स्टेट में है मतलब आइस है ये, और इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में. ठीक है, अब आइस आपको 0 डिग्री पे ही मिलेगा है ना. तो इन्होंने बोला कि एट 0 डिग्री सेल्सियस इस 1 मोल आइस को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है. 1 मोल कितना होगा, हाँ ठीक है वो नहीं है बट इसे 1 मोल मतलब 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम. 1 मोल ऑफ आइस मतलब 18 ग्राम आइस चाहिए मास के हिसाब से. तो उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री पे विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. तो पता चला कि इसका जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का वैल्यू है वो है +6.01 किलो जूल पर मोल. हाँ ये एक्सपेरिमेंटली है, इन्होंने ये कैलकुलेट किया है, नीचे लिख रहा हूं मैं. अब ये वैल्यू अपने को क्या बता रहा है सुनो पहले. प्लस का मतलब क्या हुआ, पहले तो हीट एब्जॉर्ब किया है. अबे एब्जॉर्ब करेगा ना तभी तो मेल्ट होएगा. तो 6.01 किलो जूल पर मोल. अब 1 मोल आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको 6.01 किलो जूल इतनी हीट देनी पड़ी. ऐसे देने की जरूरत नहीं है, अब बाहर रख दोगे आइस को तो एब्जॉर्ब करेगा वो, है ना. इसका तो काम ही एब्जॉर्ब करना है हीट, क्योंकि मेल्ट होना है. तो 6.01 एट 0 डिग्री. अब 0 डिग्री क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है. अब प्रेशर क्या है यहाँ पे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. प्रेशर जो है ना 1 एटमॉस्फेयर है, याद रखो. या 1 बार लिख दो, कुछ भी एक लिख दो, या तो 1 एटमॉस्फेयर या तो 1 बार. 1 बार या फिर 1. तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अब इसका ना रिवर्स भी पॉसिबल है. रिवर्स क्या होगा भाई, लिखता हूं मैं. नेक्स्ट इसके बाद वाला उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. अबे फ्रीज होएगा अब कदो. अभी तुमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया है ना, तो अब उसका उल्टा करना है. हाँ लिक्विड टू सॉलिड बनाना है, फ्रीजिंग हुआ. ठीक है, फ्रीजिंग हो गया. तो फ्रीजिंग में क्या होएगा, फ्रीजिंग में क्या होगा उसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपल है कि मुझे लिक्विड को सॉलिड बनाना है एट दैट टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट. तो वैल्यू यही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा और क्या, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है. हाँ तो वहां पे हीट रिलीज होएगा, उसका रिवर्स है. तो वहां पे मुझे ऐसा लिखना है H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड एट 25 कहां से. तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग -6.01 ओके. तो याद रखो इसमें ये वाला जो प्रोसेस है इसमें हीट क्या हुआ है, हीट रिलीज हुआ है.
इसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ है और इस वाले में हीट रिलीज हुआ है या हीट इवॉल्व लिख दो, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब एंड हीट इवॉल्व। तो इससे ये समझा अपने को कि अगर हम किसी भी प्रोसेस या किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं अगर, तो जो एंथैल्पी का वैल्यू है उसका वैल्यू वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हो गया, लिखा क्या? ये डेफिनेशन पूछते हैं, अभी देखो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, सब लोग को टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में। टेक्स्ट बुक में सारे डेफिनेशन बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, वही लिखना, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। हो गया, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसका नाम है, ये आया है अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब बोलो भाई इधर कौन सा फेज चेंज होने वाला है? लिक्विड टू गैस ना, हाँ, एंथैल्पी ऑफ, ऐसा लिखने का इसको। अब इसका डेफिनेशन वैसा ही आएगा जैसा आप पिछले वाले स्लाइड में लिखा था। एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of a liquid is converted into gas at constant temperature and pressure, ठीक है। लिक्विड को गैस बनाना है, फेज ट्रांजिशन। तो यहां भी शायद अपने बुक में वाटर का एग्जांपल है सारे, तो इधर पे वापस से वाटर का एग्जांपल लेंगे। H2O लिक्विड से H2O गैस बनता है। अब है ना, इसके उन्होंने अपने को दो वैल्यू दिए, दो वैल्यू है। एक वैल्यू जो है वो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जो कि आई थिंक प्लस 44.0 किलो जूल ऐसा कुछ है, बट ये वैल्यू है ना 25 डिग्री पे है, 25 डिग्री। और उन्होंने सेम प्रोसेस को एक और टेम्परेचर पे लिखा है, 40 वैल्यू है उधर, और ये आई थिंक 100 डिग्री पे है। देखो ध्यान दो, ये दोनों वैल्यू में फर्क क्यों आ रहा है? अब अगर पानी लोअर टेम्परेचर पे है तो उसको वेपर बनाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सीधी सी बात, 44 किलो जूल लगेगा पर मोल को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने। बट जब आपका वाटर ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पे है 100 डिग्री, तो आपको उतनी हीट थोड़ी अप्लाई करनी जितनी आप 25 पे कर रहे थे, ऑलरेडी उसमें हीट है ना बहुत सारा, सो इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट। कोई वैल्यू याद नहीं करना, ये खाली ऐसी एक्सपेरिमेंटली दिया हुआ है, वैल्यू याद नहीं करना होता, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बताता हूं, वो पूछेंगे एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विथ एग्जांपल, ठीक है। इतना लिख देने का बस, और कुछ नहीं, डेफिनेशन लिखने का, एग्जांपल लिखने का, इतना ही है। अब इसका रिवर्स करते हैं, इसका रिवर्स क्या होएगा? हाँ तो क्या बोलेंगे उसको?
एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन बोलेंगे ना, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। अभी कोई डेफिनेशन मत लिखो इधर, इसको रिवर्स करना है बस, और क्या। रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, H2O गैस टू H2O लिक्विड, तो इसको लिखो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। जो प्लस का वैल्यू है उसको माइनस लिख दो, तो माइनस का मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ क्या इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होगा एक्सोथर्मिक। चुपचाप लिखो वे, तो ये हो जाएगा -40 किलो जूल पर मोल 100 डिग्री पे। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस में क्या पता चला, ऊपर यहां पे हीट क्या हुआ है, हीट एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक है ना वो, और यहां पे हीट इवॉल्व हुआ है। अभी और क्या होता है भाई, सॉलिड टू लिक्विड हो गया, लिक्विड टू गैस हो गया, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, अभी अगला वाला वही है सब्लिमेशन। अमीर ये लिख रहा है कि नहीं, हो गया। हो गया, करोगे चेंज। हाँ, अभी देखो फेज ट्रांजिशन का लास्ट टर्म एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अब इसका डेफिनेशन ये आएगा कि इट इज द एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of a solid directly converts into vapor at constant temperature and pressure। अब इधर ध्यान दो, सब्लिमेशन जो है ना वो भी इन्होंने वाटर का ही बताया है। H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है H2O
गैस में। अब सॉलिड टू गैस हो रहा है तो कौन से टेम्परेचर पे होएगा? जीरो पे, जीरो पे होएगा ना ये, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पता चला इसका जो सब्लिमेशन का वैल्यू है वो है प्लस 51.08 किलो जूल पर मोल। ओके, अब मैं तुम्हारे को एक फॉर्मूला बताता हूं। इसमें थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि ये वैल्यू हम और एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो और एक तरीका क्या है? सेम रिएक्शन कैन बी रिटन इन 2 स्टेप। अब स्टेप नंबर 1 में वो लोग बोल रहे हैं कि पहले सॉलिड को लिक्विड बना दो, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, जिसका वैल्यू हमने निकाला था 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। वेट गणेश, इधर ध्यान दो। और स्टेप नंबर 2, अब जो लिक्विड बना है उसको कन्वर्ट करो गैस में, ऐसा। तो ये तो वेपराइजेशन हुआ ना। तो इसका वैल्यू जो बताया ना उन्होंने कुछ 45.07 किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ लिखा है। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा? इधर और H2O गैस। तो फिर तो यहां भी ऐड करना पड़ेगा। अगर यहां भी हमने ऐड कर दिया तो फिर अपने को यहां मिलेगा सब्लिमेशन का एंथैल्पी। इन दोनों को ऐड करके यही आंसर आएगा 51.08 किलो जूल पर मोल। तो एक फॉर्मूला निकलता है यहां से, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है एमसीक्यू में। और फॉर्मूला ये है कि सब्लिमेशन का एंथैल्पी इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये वैल्यू है। कौन है रे? कौन आवाज कर रही? तो वॉइस गिरा तो ऐसा हो जाता है। चलो ध्यान दो, यहां से दो डेफिनेशन आए इस वाले पार्ट से। फिजिकल ट्रांजिशन हो गया। अब है एंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। एटम या मॉलिक्यूल में अगर कोई चेंज होता है तो उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो इसमें सबसे पहला है फर्स्ट वाला, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सॉरी, एटमाइजेशन नहीं है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन है ना पहला, एटमाइजेशन बाद में। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब इधर ध्यान दो, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयोनाइज करना। और आयोनाइज करना मतलब या तो कैटायन बनाना है या फिर एनायन बनाना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे कैटायन की बात कर रहे हैं। मतलब जब कोई एलिमेंट
या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब वो कैटायन बनता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो अपने आप तो नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं आता कभी, वी नीड सम एनर्जी। उस एनर्जी को ही बोला गया है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन ये आएगा, इसका डेफिनेशन आएगा एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, accompanies एक वर्ड है वो भी बहुत यूज होता है, accompanying the removal of electron from 1 mole of gaseous atom। रिमूवल करना है, मतलब रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है भाई? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। अच्छा, ये लोग गैसियस एटम क्यों बोल रहे हैं हमारे को? क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े क्लोजर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस पे बाकी एटम्स का भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि बाकी एटम्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी करेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर गैस फेज में कोई एटम होगा ना, तो एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर रहते हैं, तो आप किसी भी एक इंडिविजुअल एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा एक्यूरेटली निकाल पाओगे, क्योंकि सराउंडिंग में जो एटम्स है उनका एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं हो, इन्फ्लुएंस ही नहीं रहता है, क्योंकि दूर रहते हैं ना, इसके लिए। तो इसके लिए गैसियस में होना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया, जो एग्जाम्पल दिया है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे, अब अपने बुक में जो दिया वो बता रहा हूं, पहले सोडियम लिया हुआ है। अब पहली बात तो बता दो, सोडियम गैस होता नहीं है, सोडियम सॉलिड होता है। तो पहला चीज है कि उसको सब्लिमेट करना पड़ेगा, सॉलिड टू गैस। अब जब वो गैस फेज में चला जाएगा ना, तब हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो हमको बताया गया एक्सपेरिमेंटली कि जब ये Na+ बन जाएगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है दैट इज अराउंड 494, शायद देखना पड़ेगा बुक में, हाँ वही है 494 किलो जूल। क्या फोन यूज कर रहा है? क्या कर रहा है नीचे? नहीं देखने का, तू इधर देख। 494 किलो जूल पर मोल, मतलब के एक मोल, देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते एक्चुअली, एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है ये। एक इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है वो। सो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी लगेगी, तब जाके Na+ बनेगा। अब इसके आगे का एक और पॉइंट बताता हूं, अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब Na तो रहा नहीं ना, वो तो Na+ बन चुका है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन Na+ में से रिमूव होगा और ये Na2+ बन जाएगा और एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इसको मैं ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 दे देता हूं और इसको हम लिखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। वैल्यू नहीं लिखना है, कुछ भी वैल्यू नहीं लिखना है, मेरा खाली ये क्वेश्चन है कि ये वाला वैल्यू जो होगा सेकंड वाला, ये इससे ज्यादा आना चाहिए कि उससे कम आना चाहिए, बस इतना ही जानना है। हाँ, तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इट शुड बी मोर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। अब जिनको कुछ समझ में नहीं आया कि ज्यादा क्यों आना चाहिए,
बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले आपका जो एटम था वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे वहां पे। तो न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब ये Na+ बन गया ना, Na+, अब इसमें ना जो न्यूक्लियर चार्ज है प्रोटॉन वो ज्यादा है 11 और इलेक्ट्रॉन 10 ही है। तो अब जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। कैटायंस का साइज छोटा हो जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है ना साइज छोटा होता है इनका, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। अब ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप निकालने वाले हो सेकंड वाला, इट इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यू रिक्वायर मोर एनर्जी। ये बढ़ते ही जाता है। तो हमेशा याद रखो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होती है, उससे ज्यादा सेकंड होती है, और अगर आप तीसरा निकालोगे ना तो तीसरी तो उससे भी ज्यादा होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। चाहिए ना तुमको, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना है। एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इधर एनर्जी लगानी पड़ेगी। अभी इसका भी अपोजिट पढ़ने वाला है, क्योंकि यहां तो कैटायन बन गया। नेक्स्ट क्या है भाई? हो गया। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? अभी इधर तो कैटायन बना है ना, अभी एनायन बनाना है। तो एनायन तो इलेक्ट्रॉन लूज करके नहीं बनता, गेन करके बनता है। इसके लिए एक टर्म है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 11th में था ये। तो अब यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसा लिखते हैं इसको, Eg लिखना है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एंथैल्पी change when 1 mole of a gaseous atom accepts electron to form gaseous anion। समझा? 1 मोल ऑफ अ गैशियस एटम, कोई भी, अगेन ये भी गैस फेज में ही हो रहा है, कोई भी गैशियस एटम 1 मोल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनेगा। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसको अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब जो बुक में एग्जांपल लिया पहले वो बता दूं मैं, उन्होंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया है। क्लोरीन एक एटम है, सिंपल Cl का एटम लिया गैस फेज में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है ना, कैटायन थोड़ी बनेगा, ये एनायन बनेगा। अब बात ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, अब इधर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से
जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो माइनस में आएगा, 349 कुछ दिया होगा शायद। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि माइनस में आता क्यों है वैल्यू, क्यों हो रही है भाई, क्यों क्यों हो रही है, रिलीज क्यों हो रही है? तेरा बॉन्ड का है, एटम है वो। अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तू सुन मत। तू क्या आंसर देने बुला रहा है उसको? हाँ ठीक है, तुम इधर ध्यान दो, मैं जो पूछा उस पर जवाब दो। बोल दिया। क्या रीजन है? ऐसे ही ऐसा बोर्ड में लिखो ना यार, मजा आएगा। ऐसे सब आंसर बोर्ड में लिख के आओ। घर ढूंढ के मारेगा तुम्हारे को मॉडरेटर, एड्रेस निकालेगा तुम्हारा। बाहर नहीं जा सकता। देखो सबसे पहले तो ये है कि क्लोरीन जो है वो खुद एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का पार्ट है, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब वो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल को हम देखेंगे, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको एक की जरूरत होती है। बट जब वो एक एंटर करेगा तो बाकी लोग खुश नहीं रहते, साथ तो रिपल्शन होएगा उधर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। अब वो रिपल्शन जो है उससे एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी आएगी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनर्जी रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। समझ में आ गया? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन में हमेशा एनर्जी रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि वो रिपल्शन जो हो रहा है ना अंदर, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर तो रिपल्शन ही होने वाला है। वो रिपल्शन को अगर मिनिमाइज करना है, एटम को स्टेबल करना है, तो एनर्जी जो बढ़ रही है रिपल्शन की वजह से, उसको कम करने का एक ही तरीका है, रिलीज। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो वैल्यू इधर तुमको दिख रहा है, ये वैल्यू फ्लोरीन से भी ज्यादा है। मतलब क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन भी इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता जितना क्लोरीन करता है। फ्लोरीन का वैल्यू -327 है और क्लोरीन का वैल्यू -349 है, उससे ज्यादा। इसका आंसर पी ब्लॉक में दूंगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 का पॉइंट है। पी ब्लॉक में इसके ऊपर गिव रीजन है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, एक्सप्लेन, गिव रीजन। उसका रीजन तभी पता चलेगा। हो गया लिख के? उसके बाद कौन सा टर्म है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके ध्यान दो, एटमाइज करना मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना। एक सिंपल एग्जांपल दे दूं तो H2। अब H2 एक मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड है उसमें। अगर मुझे उसको एटम में कन्वर्ट करना है तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा।
तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज नथिंग बट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, क्योंकि अगर बॉन्ड टूटेगा तो जो H2 था सेपरेट हो जाएगा, H के एटम्स मिलेंगे, इसी को एटमाइजेशन बोला गया है। जैसे HCl है, अब HCl में भी सिंगल बॉन्ड है, तो HCl का बॉन्ड तोड़ दिया तो H अलग हो जाएगा, Cl अलग, एटम हो जाएगा, इसी को एटमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एटमाइजेशन का डेफिनेशन आएगा, गैसियस सब्सटेंस। ये है, ये डिसोसिएशन क्या होता है? ब्रेकिंग ना, आयोनिक में बहुत बार किया है। किसी भी गैसियस सब्सटेंस का ब्रेकिंग करना है, कितना चाहिए भाई सब्सटेंस? 1 मोल, और उसको कन्वर्ट करना है किसमें? गैसियस एटम में। अभी बुक में कौन सा एग्जांपल दिया है? पहला क्लोरीन दिया है शायद, हाँ क्लोरीन दिया है ना, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, इसका बॉन्ड अगर टूटा तो ये Cl के एटम बन जाएंगे, और इसका जो एटमाइजेशन का वैल्यू है कितना दिया है? 242 है क्या? ये देखो इतनी एनर्जी चाहिए क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक मीथेन का एग्जांपल दिया है। अब मीथेन में एक बॉन्ड थोड़ी है, 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड एक साथ नहीं टूटते हैं, हाँ 1 बॉन्ड एट अ टाइम ब्रेक होता है, और जब चारों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है उनको हम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बताऊंगा आगे, उनको हम ऐड कर देंगे। तो जो टोटल एनर्जी आएगी ना इधर पे, वो लिखना है हमको, टोटल एनर्जी लिखना है, और टोटल एनर्जी बुक में कितना दिया है? 1660 किलो जूल पर मोल। ये एक बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी नहीं है, 4 बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसकी एनर्जी है एक्चुअली। अभी तो आज नहीं होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक आएगा, उसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन यही है सेम। तो वहां पे बताया गया है कि ये वैल्यू 1660 कैसे आता है, हर एक बॉन्ड को ब्रेक करके बताया गया है। ठीक है, तभी बताऊंगा मैं। नेक्स्ट टर्म, अभी ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो बचा है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा अभी? तो इसका डेफिनेशन है enthalpy change that occurs when
1 mole of a pure substance is dissolved in a specific amount of solvent. वन मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप डिसॉल्व करो। इसको अपन समझेंगे NaCl से। NaCl का एग्जांपल लेंगे क्योंकि वो अपने को बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी जो NaCl होता है सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, अभी उधर एक्वियस लिख दिया है तो कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, अपनी मर्जी, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ले लो। और फिर ये जो NaCl है अब ये एक्वियस सोल्यूशन का पार्ट हो गया। अब पहली चीज तो NaCl मिलेगा नहीं तुमको, Na+Cl- मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। ये तो Na+ और Cl- हो जाएगा, आयोनाइज हो रहा है। मैं भगाऊंगा 2-4 लोग को बाहर। अब लास्ट वार्निंग है, अब जिनको बोला उनको पता है किसको बोला हूं, फिर मेरे को बोलना नहीं लास्ट में कि सर मैं नहीं था, वो नहीं था। तुम्हारी मस्ती है ना कभी कम नहीं होने वाली है। फेल होने के बाद मजा आएगा तुमको, फिर पार्टी करेंगे, आ जाना इधर। हाँ, अब ये जो वैल्यू आया है ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जहां पे पता चला कि जब हम 1 मोल NaCl लेंगे, अब 1 मोल NaCl कितना होएगा? 1 मोल NaCl मतलब इसका टोटल मास, सोडियम 23 है, क्लोरीन 35.5, मतलब 58.5। जब मैं 58.5 ग्राम NaCl लूंगा और कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट ले लेता हूं, मान लो 1 लीटर ले लिया, उसमें मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो पता ये चलता है कि सॉल्ट जब वो डिसॉल्व होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है वो? अब ये हीट एब्जॉर्ब इसलिए करता है क्योंकि हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि सॉल्ट्स का जो डिसोल्यूशन है या सॉलिड्स का जो डिसोल्यूशन है वो 2 तरीके का होता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जनरली ज्यादातर सॉलिड जो है वो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन दिखाते हैं, जब वो डिसॉल्व होते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो NaCl उन्हीं में से। अब NaCl को अपन एक्सटर्नली हीट नहीं करते, कभी सिर्फ पानी में डाल देते हैं, वो डिसॉल्व हो जा रहा है। उसका रीजन ये है कि उसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी लो, सिर्फ 4 किलो जूल हीट के बराबर एनर्जी चाहिए उसको, जो कि उसको सराउंडिंग से मिल जाती है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली पानी में डिसॉल्व होता है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब अपने को ये पता लगाना है कि ये वैल्यू निकालने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो 4 किलो जूल आया कैसे। तो अपने को यहाँ पे बताया गया कि 2 वैल्यू चाहिए हमारे को, वो वैल्यू चाहिए ना 4 किलो जूल। उसके लिए NaCl की 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ता है। पहला, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूं मैं, आयोनाइजेशन ऑफ ionic solid in water is given by, पहला पॉइंट ध्यान दो इधर, अभी ये मेरे पास कोई सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ये M+ और X- बन गया, आयन में सेपरेट हो गया। अब यहां पे है ना एक एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं
अभी यह सॉलिड स्टेट में आता है एक्चुअली। क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल वर्ड क्रिस्टलाइन, दो तरीके के सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर में बताया गया है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन जो वर्ड है वो प्योर सॉलिड्स, जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनके लिए वो वर्ड यूज होता है। और ये जो क्रिस्टल लैटिस है, लैटिस मतलब पूरा अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ सॉलिड। तो ये क्रिस्टल लैटिस का एक डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली इसके 2 डेफिनेशन है, दोनों ही लिख देता हूं यहां पे। देखो पहले क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन बताता हूं। तो 2 डेफिनेशन में से पहला है एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल of an ionic solid into its constituent gaseous ions। एक तो ये होता है, और दूसरा डेफिनेशन जो होता है वो होता है एनर्जी रिलीज्ड when the constituent gaseous ions combine to form 1 mole of an ionic solid। और जो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि अगर पहला वाला डेफिनेशन देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड, किस लिए रिक्वायर्ड है? टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस आयन। सॉलिड को आयन में कन्वर्ट करना है तो बॉन्ड टूटना चाहिए। अब बॉन्ड टूटना चाहिए तो फिर वैल्यू क्या आएगा? अब अगर अपन यहां देखें तो ये टूट ही रहा है बॉन्ड, तो फिर नेगेटिव कहां से आएगा भाई? हाँ, पॉजिटिव आएगा। ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी रिलीज अगर हो रही है, रिलीज कब होती है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन कंबाइन होते हैं और बनाते हैं 1 मोल आयोनिक सॉलिड। उल्टा, उसका उल्टा नेक्स्ट वाले में नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगा। अभी फिलहाल अपने बुक में ऐसा दिया है कि जो सॉलिड है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव मानो उसको, ऐसा बोला है। डेफिनेशन अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो अभी फिलहाल हम सॉलिड को आयन में कन्वर्ट करें तो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। बॉन्ड का ब्रेकिंग है मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, रिलीज कहां से होगी? रिक्वायर्ड होगी तो प्लस है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, तभी तो आयन बनेगा। हो गया? तो ये पहला वैल्यू चाहिए हमारे को, अभी ये निकालना है ना, तो ये वैल्यू की जरूरत है, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अभी मैं वैल्यू लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई सॉलिड का नाम नहीं लिखा है ना, ये तो जनरल mx करके लिख दिया है। अपने को NaCl का वैल्यू जानना है, वो थोड़ा टाइम में बताऊंगा। हो गया? अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या है इसमें। स्टेप नंबर 2 में बोला है कि जब आयंस पानी में प्रेजेंट होंगे तो आयन के आसपास जो पानी के मॉलिक्यूल है वो उसको सराउंड कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे
अगर मेरे पास ये मेटल का आयन है, अब इसके आसपास में x मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब x मोल कितना भी हो सकता है ना, अपने को क्या मालूम है कितने वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे और इसको बना देंगे हाइड्रेटेड आयन। ऐसे हाइड्रेट हो गया ये। मेटल और वाटर के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल जो है ना वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। और अगर एनायन है तो एनायन का भी होएगा भाई। Y मोल्स ऑफ वाटर है मान लो, इसके साथ कब कंबाइन हो जाएंगे, माइनस। ये जो टर्म है, जब पानी किसी भी कैटायन या एनायन के आसपास उसको सराउंड करता है, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने अभी दो रिएक्शन यहां पे लिखे, यहां से आने वाला है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। और इस केस में ये हमेशा नेगेटिव रहने वाली है, नेगेटिव रहेगा। अब पहले मैं वैल्यू बता देता हूं। अगर ये सेम चीज हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, फॉर NaCl। NaCl के लिए ना जो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी है वो है 790 है ना, कितना दिया बुक में, देखो दिया रहेगा 790 है ना, 790 किलो जूल। एंड जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो है -786 किलो जूल पर मोल। दो वैल्यू मिल गई। अब इनका बोलना है कि अगर अपने को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है किसका, तो उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आएगा। अब क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी कितना है, +790 और ये है -786, मतलब आंसर कितना आया, +4 किलो जूल पर मोल आ गया, 4 किलो जूल। तो किसी भी आयोनिक सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक लैटिस एंथैल्पी की और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है ये कंट्रीब्यूट करके आपको सॉल्यूशन की एंथैल्पी देते हैं। तो हाइड्रेशन से क्या पता चलता है, ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो आप सॉलिड को पानी में डालोगे, तो वो अब पानी में जो आयंस प्रेजेंट है उनका कितना ज्यादा हाइड्रेशन हुआ उससे पता चलेगा कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। और फिर जब वो आयन बने पानी में ब्रेक होके तो उस टाइम उन्होंने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की एंथैल्पी देगा। ठीक है, तो ऐसे आता है NaCl का वैल्यू। और ये फॉर्मूले पे अपने को और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, तुमको सॉल्व करना है उसको इसी फॉर्मूले पे। हो गया, बताओ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसको सॉल्व करना, मेरे को बताओ आंसर क्या आता है। हो गया, पेज नंबर 75 पे ना ट्राई दिस का क्वेश्चन है। पेज नंबर 75। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, फॉर KCl
क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस 699 किलोजूल पर मोल and hydration enthalpy minus 681.8 kilojoule per mole. क्वेश्चन है what will be its enthalpy of solution. सॉरी, करो सॉल्व जल्दी, इजी क्वेश्चन एकदम. जैसे NaCl निकाला वैसे ही KCl का भी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl is equal to crystal lattice enthalpy प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी कितना है? प्लस 699 और ये माइनस 681.8. तो आंसर कितना आ रहा है प्लस में? 17.2 किलो जूल पर मोल. इससे पता चला कि KCl को डिसॉल्व होने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत है, NaCl को कम हीट चाहिए, 4 किलो जूल ही चाहिए, लेकिन KCl को ज्यादा चाहिए. इससे क्या समझता है? KCl का जो बॉन्ड है ना, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है NaCl से, इसलिए उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है डिसॉल्व होने के लिए. समझा? ये वैल्यू है. ठीक है, तो ये एंथैल्पी वाला पॉइंट हो गया इसमें. अभी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. वो लिख के अभी नया टॉपिक है, उसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री इज बेसिकली, अब तक हम लोग जो एंथैल्पी चेंज पढ़ रहे थे उसमें कहीं भी ना रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं था. अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें रिएक्शन होने वाला है. एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन. अरे अब तक जो पढ़ रहे थे ना, इट वाज जस्ट अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. सब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करो, एटम को आयन बनाओ. ये फिजिकल चेंज है. अभी तक केमिकल चेंज नहीं पढ़ा है. केमिकल चेंज पढ़ने का एक ब्रांच है, एक्चुअली इट इज अ ब्रांच. थर्मोकेमिस्ट्री एक अलग से ब्रांच होता है. तो इसको थर्मोडायनामिक्स में वो जुड़ा के वो लोग दे देते हैं सिलेबस में, बट ये एक्चुअली में एक सेपरेट ब्रांच है जहाँ पे हम लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शंस का थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं और कुछ भी नहीं पढ़ते. ठीक है, तो इसमें जो पहला टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी पढ़ना है तो इसको लिखते हैं ऐसा है, नीचे स्मॉल r लिखना फॉर रिएक्शन. ठीक है, हाँ. अब सुनो इसको, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे समझेंगे. तो इन्होंने बोला कि एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लो. कंसीडर अ जनरल रिएक्शन. मान लो ये वाला रिएक्शन है वो, ओके. सुनो, अभी अगर मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है तो सिंपल है कि भाई वैल्यू या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा. प्लस आया मतलब एंडोथर्मिक है, ये माइनस आया मतलब एक्सोथर्मिक. और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इन्होंने बोला किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के लिए आपको सबसे पहले
प्रोडक्ट की एंथैल्पी का समेशन लेना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट कौन है इधर, सी एंड डी, ये स्मॉल ए बी सी डी जो दिख रहा है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है वो, तो स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, स्मॉल सी इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल सी, स्मॉल डी इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल डी, ये समेशन हो गया प्रोडक्ट का, माइनस स्मॉल ए इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल बी। इसको अपन ऐसे लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, किसकी एंथैल्पी, प्रोडक्ट्स, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। समेशन लिख सकते हैं ना, ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला है। और याद रखो जो हमने इधर लिखा है ना, एच ए, एच बी, एच सी एंड एच डी, इनको बोलते हैं मोलार एंथैल्पीज। मोलार एंथैल्पीज ऑफ ए, बी, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा आगे, न्यूमेरिकल। अब यहां पे दो केस है, केस वन ये है कि अगर एंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू ग्रेटर आया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक, करेक्ट, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। और केस टू ये है कि अगर समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स लेस रहा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो फिर यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो यहां से अपन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिसाइड कर सकते हैं। अब ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसके बाद याद रखना, डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है अगर किसी रिएक्शन का, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर प्लस आ रहा है तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वो यहीं से डिसाइड होगा, इसका न्यूमेरिकल आएगा आगे। पहली बार है ना ऐसा बच्चों जैसा किसी को बिठा के यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है 12वीं का क्लास नहीं है, ये 7वीं 8वीं के होम ट्यूशन के बच्चे रहते हैं ना, उनको पढ़ाओ, बेटा भाई ये आज पढ़ने का है, वो सीन चल रहा है इधर। देखो आप ध्यान दो, अगले टर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ये ऐसा ही है, ये कौन है, साइलेंट पे नहीं किया है फोन, नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार।
ध्यान दो इधर, हम लोग ने ऐसा ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, ई सेल एंड ई नॉट सेल, ये उसी तरीके से है। अब जब स्टैंडर्ड वर्ड आ गया है तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, ठीक है। तो पहले तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन बताता हूं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन लिख लो पहले। Accompanying the reaction when the reactants and products involved are present अब यहां पे इन्होंने डेफिनेशन में वर्ड लिखा है कि द रिएक्शन मतलब एंथैल्पी चेंज accompanying द रिएक्शन when reactant and products involved are present in their standard state। अभी इसका मीनिंग समझना है, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं उनको। अभी स्टैंडर्ड स्टेट क्या क्या बताता है, तो पहले तो इनका ये बोलना है कि जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में प्रेजेंट होगा वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट ये है, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन must be in their most stable form। जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रेशर जो है वो 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए रिएक्शन जब कर रहे होंगे, और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन या फिर आप लिखो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये बोला है कि अगर रिएक्शन में कोई सोल्यूशन प्रेजेंट है, इफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट, अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है देन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा सॉल्यूशन का वो हमको लेना है 1 मोलर। इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म का मतलब क्या है, मतलब ये कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जो सब्सटेंस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वही उसका स्टैंडर्ड स्टेट माना जाएगा। जैसे इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे पानी कौन से फॉर्म में मिलता है, लिक्विड, तो पानी का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है। CO2 कौन से फॉर्म में मिलता है,
तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट गैस है। समझ में आया कि नहीं? वो है ये भी है ना, एक फोन ढूंढना पड़ेगा, रुको। पहले तो मैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट बताता हूं, एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड स्टेट। तो अगर मान लो आपका एलिमेंट हाइड्रोजन है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस है। अगर सोडियम है सॉलिड है, मर्क्यूरी है लिक्विड होगा, नियॉन है, आर्गन है, नोबल गैस है, नोबल गैस मत लो क्योंकि वो रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन ले लो गैस होगा। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्राफाइट होता है। हाँ सॉलिड ही है बट ग्राफाइट, क्योंकि कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट, फुल रिंग। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म वो ग्राफाइट है। ये 11th स्टैंडर्ड की बुक में लिखा है कि थर्मोडाइनमिकली स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्राफाइट, ठीक है, जो कि आपको स्टैंडर्ड स्टेट में मिलेगा। तो ये एलिमेंट्स की बात हो गई। ऐसे ही मैं यहाँ पे नीचे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंपाउंड्स भी लिख देता हूं, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड का स्टैंडर्ड स्टेट पहले तो लिख लो, वाटर, लिक्विड, CO2, गैस, मीथेन, ये भी गैस, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, फिर इथेनॉल लिक्विड। बस हो गया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक समझना है खाली कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जिस फॉर्म में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं वही उनका स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। इन कंडीशन में अगर आप किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ऊपर H नॉट लिखना पड़ेगा, H नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी, न्यूमेरिकल आएगा इस पे। थर्मोडायनामिकली वो सबसे मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप, स्टेबल मतलब इस टेम्परेचर प्रेशर पे सबसे स्टेबल एलोट्रॉप है। वो सब हाई टेम्परेचर पे मिलता है, ग्राफाइट को बहुत हीट करते तब फुलरिन मिलता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्राफाइट ही होता है। अभी तुम्हारे पेंसिल के लिड में क्या है? वो स्टेबल फॉर्म है उसका। फुलरिन बनाने के लिए हीट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? हाँ इसी का पार्ट है नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब जिसको ये वाला टॉपिक समझेगा वो थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर लेगा, क्योंकि थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है थर्मोडायनामिक के हिसाब से हम किसी भी रिएक्शन को मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा भी यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे उन्होंने रूल्स में बताया है, अब ध्यान देना इधर। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने का मतलब इट इज नथिंग बट अ रिएक्शन, रिएक्शन ही है, ठीक है। बट थर्मोडायनामिक्स में इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की है। जैसे उनका बोलना है कि अभी मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। अभी सुनो इधर, मेरे को आवाज नहीं चाहिए बीच में। तो थर्मोडायनामिक बोलता है कि सबसे पहला क्या करो भाई,
बैलेंस द इक्वेशन। चार्ज नहीं हो रहा है उसका, बैलेंस करने बोला था इक्वेशन, गधो कॉपी मारने के लिए वेट करते रहते। पहली बात तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही है, तो सबसे पहले तो उधर 2H2O करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा CO2, हाँ ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में 2 ही ऑक्सीजन के एटम है, राइट में 4 है। तो ये है रूल नंबर 1, थर्मोकेमिकल इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस करना है। सेकेंड रूल में बोला है उन्होंने द वैल्यू एंड appropriate sign of delta H नॉट, जो भी होगा, जो भी वैल्यू और साइन होगा, must be written on the right hand side of the equation। जो भी वैल्यू गिवन होगा वो हमेशा इक्वेशन के राइट में लिखेंगे। अब राइट में लिखने का मतलब ये हुआ कि अभी जैसे मैंने इक्वेशन लिखा यहाँ पे CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2O, तो इस रिएक्शन का जो भी वैल्यू होगा वो राइट हैंड साइड में आएगा। इधर कितना दिया है पता नहीं, -890 दिया है कुछ, ये देखो ऐसे, ये सब रूल का पार्ट है, ये राइट हैंड साइड में आएगा। तेरे दिन है ना अभी भर गए। तीसरा पॉइंट है राइट दी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स फॉर ईच reactant and product। What do you mean by physical state? Solid, liquid, gas, aqueous। तो अब अगर जैसे हम इसको देखें रिएक्शन को, तो सबसे पहले मीथेन है ना, तो मीथेन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस है। तो इसका मतलब रिएक्शन ऐसा लिखना पड़ेगा, CH4 गैस, फिर ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट भी गैस है, फिर CO2 भी गैस है, और वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है। इससे क्या होता है, रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाता है, अपने को पता चलता है कि कितने गैसेस और कितने लिक्विड सॉलिड है। सोल्यूशन होगा ना तो एक्वियस लिखना है, सोल्यूशन के लिए एक्वियस लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स लिखा, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट रिमेन सेम बट साइन चेंजेस, वो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है, फोर्थ पॉइंट में लिखना है if the reaction is reversed, if the reaction is reversed, the value of delta H naught remains same
बट साइन चेंजेस। तो अब इसको जरा रिवर्स लिखते हैं हम लोग। अब रिवर्स लिखेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस 2H2O गिव्स CH4 प्लस 2O2। तो जो वैल्यू रहेगा इसका वो तो 890 रहेगा, बट वो प्लस में आ जाएगा। ये सब हम लोग न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि रिवर्स किया है तो साइन चेंज कर दो, ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब ध्यान में रखो। अभी रिएक्शन कभी भी रिवर्स किया तो साइन चेंज होगा डेल्टा एच का। और लास्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 5, उसमें बोला है इफ द गिवन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय एनी फैक्टर then the value of delta H naught must also be multiplied or divide by that factor। ये लास्ट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इन्होंने बोला क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप रिएक्शन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब जब आप रिएक्शन को 2 या 3 किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा एच के वैल्यू को भी उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप रिएक्शन को डिवाइड करते हो किसी फैक्टर से तो डेल्टा एच भी डिवाइड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एंथैल्पी चेंज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो अगर अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब अगर आपने रिएक्शन को डबल कर दिया तो आपने अमाउंट डबल कर दिया है, तो डेल्टा एच भी डबल हो जाएगा। अगर आपने किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपने अमाउंट को हाफ कर दिया, तो वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है ये। अगर ये इंटेंसिव होती ना तो मैं डेल्टा एच के वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता, वैसे ही रहता। जैसा ई नॉट सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, हर इलेक्ट्रोड का ई नॉट का वैल्यू फिक्स है। अगर आप इलेक्ट्रोड के रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, उससे ई नॉट के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स रहता है हमेशा। वो इंटेंसिव हो गया, ये इंटेंसिव नहीं है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब अभी मान लो चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको नहीं, है तो रिवर्स वाला है, ओरिजिनल वाला जो था इसको इधर लिख दो वापस और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2CH4 प्लस 2O2 का 4O2 हो जाएगा, 2CO2 मिलेगा और उसके साथ 4H2O मिलेगा। बराबर, सब कुछ डबल हो गया अमाउंट में। अब आपको वो वैल्यू जो है ना वो भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज -890 इंटू 2, कितना आएगा? 1780 किलो जूल पर मोल। मत लिखना आप, क्योंकि 1 मोल नहीं है ये, तो पर मोल नहीं आएगा, तो 2 मोल की एनर्जी है। 1 मोल की तो 890 थी ना, तो अब आपने डबल कर दिया उसको, तो फिर इधर पर मोल आंसर, पर मोल नहीं आएगा, तो सिर्फ किलो जूल आएगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर 2 मोल। और अगर इसको मैं हाफ से डिवाइड कर देता पूरे रिएक्शन को, तो फिर ये जो वैल्यू है ना ये हाफ हो जाता, समझा? 445 हो जाता वो। तो ये याद रखो,
क्योंकि जब जब आप किसी रिएक्शन में कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे और इसको भूल गए तो गए मार्क्स, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे है जो अभी सिखा रहा हूं, और वहां पे जरूरत पड़ेगी रिएक्शन को रिवर्स करने की भी, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना पड़ेगा। तो वो चेंजेस को याद रखना है कि क्या चेंजेस हमने रिएक्शन में किया, वो चेंजेस उस वैल्यू के साथ भी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए भाई? ये वैल्यू क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होएगा तो प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, अभी सॉल्व करना सब लोग। अभी इतना सब बता दिया। क्या हो गया तेरे को? सही सलामत है ना ऊपर? कहीं गिर विर के तो नहीं आई है? टक्कर बक्कर तो नहीं लगी ना सर पे? भाई बोलेगा मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ। वो मेरे को बता रहा है टॉप कैसे मारते हैं। अच्छा है, ले ले। लिखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और उसमें बोला है कि ये दो चेंजेस तुमको करने हैं इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में चेंजेस करने हैं। तो पहला ये वाला चेंज करो, फिर उसको लिखो, फिर सेकेंड चेंज में फिर वापस लिखो उसको। तो पहले उन्होंने बोला है कि कोएफिशिएंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, और सेकंड में लिखा है इक्वेशन को रिवर्स करना है। पहले तो इसको पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो जाएगा 2C2H2, 5/2 इंटू 2 करेंगे तो 5 बचेगा। लास्ट बेंच, अरे चुप बैठो गधो, अभी समीर उसको मत दिखा, चुप बैठ तू। उसके बाद ये हो जाएगा आपका
4CO2 और ये हो जाएगा 2H2O। उसके बाद हमको जो डेल्टा H नॉट का वैल्यू है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -2600 किलो जूल। पहला वाला जो वैल्यू था 1 मोल का था, अभी 2 मोल हो गया ना ये। हाँ, सेकेंड चेंज क्या करना है, रिवर्स, इसी को रिवर्स करना है, ठीक है, इसको रिवर्स नहीं करना था, उसको रिवर्स करना है। सो 2CO2 प्लस H2O gives C2H2 गैस प्लस 5/2O2 और वैल्यू का साइन चेंज कर दो, प्लस 1300 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्या बाकी है अभी सर सुर क्या, अरे हो गया, कॉपी थोड़ी मारना है, खुद से लिखना है। अब इससे इजी और क्या होएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। यही है ना नेक्स्ट। लिखो जल्दी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बोर्ड में आया है और ये भी न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। जितना भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये सब न्यूमेरिकल का पार्ट है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी सब्सटेंस बना रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, 1 मोल एनी सब्सटेंस, ठीक है, तो इनका मानना है कि जो सब्सटेंस आप बनाने वाले हो वो स्टैंडर्ड स्टेट में ही बनना चाहिए और उसको बनाने के लिए जो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो उससे पता चलेगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन मतलब जो वो कंपाउंड बना तो उसकी एंथैल्पी क्या थी। उसके लिए पहला एग्जांपल इन्होंने ये दिया है, H2 गैस प्लस half O2 gas gives H2O liquid। देखो वाटर बन रहा है 1 मोल लिक्विड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो ऐसे केस में जो एंथैल्पी आएगी ना उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, जो कि अपने बुक में कितना लिखा है, -286 लिखा है। अब मुझे बताओ ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और एग्जाम्पल दिया है मीथेन बनाने का एग्जाम्पल। तो मीथेन बनाने के लिए कार्बन चाहिए, कार्बन कौन सा वाला, ग्राफाइट लिखना है यहां पे, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेंगे तो CH4 बनेगा, और इसका वैल्यू कुछ दिया है -74.8 किलो जूल पर मोल। ये भी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक ही हुआ ना। ऐसा जरूरी नहीं है हर एक एक्सोथर्मिक आएगा, बट ये भी इन्होंने जो एग्जांपल दिया है ये एक्सोथर्मिक ही है क्योंकि माइनस का साइन है। देखो ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है ना, ये हाइपोथेटिकल है। लैब में मैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करके मीथेन नहीं बना सकता, इट इज हाइपोथेटिकल। तो फिर वो वैल्यू कहां से आया, बराबर है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे को नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, उनकी एंथैल्पी निकालने के लिए दूसरे रिएक्शंस को यूज करते हैं। जो मैं अभी तक बोल रहा था न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले, वो इसी पे होता है। ऐसे रिएक्शन जिनका प्रैक्टिकली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरे रिएक्शंस को यूज करेंगे जिनकी एंथैल्पी हमको ऑलरेडी नोन होती है। वो कैसे करेंगे वो बताऊंगा आगे, पहले ये लिख लो जल्दी। ध्यान दो इधर। देखो ये यूज होएगा न्यूमेरिकल के अंदर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि अपने को क्या करना है, अपने को कैलकुलेशन करना है। अरे मुंह बंद करो जरा। ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसका, कंपाउंड्स का। अब ये लिखने के पीछे मेरा पहला रीजन ये है कि इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज 0। ये एग्जाम में कभी लिख के नहीं देते। एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, क्योंकि फॉर्मेशन एलिमेंट का नहीं हो रहा, कंपाउंड्स का हो रहा है। तो कंपाउंड्स की वैल्यू होगी ना, एलिमेंट की वैल्यू कहां से आएगी, एलिमेंट तो कंबाइन हो रहे हैं। जो कंपाउंड बन रहा है उसका फॉर्मेशन का वैल्यू पॉसिबल है, एलिमेंट का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ऐसा कहीं लिख के आया ना, ये वो नहीं, अभी ये साइलेंट पे क्यों नहीं रखते हो तुम फोन, मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ किसका फोन है ये, वो नहीं है। ये देखो, ये अपने को न्यूमेरिकल में जब एलिमेंट्स आते हैं ना, एलिमेंट्स उनका वैल्यू गिवन ही नहीं होता है। तभी समझ जाने का कि एलिमेंट्स का वैल्यू इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
जीरो होती है तो उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम यूज नहीं कर सकते रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के लिए। अपने को इसलिए मैंने यहाँ क्लियरली लिखा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका है, कंपाउंड्स लिखा था मैंने, इसलिए कंपाउंड्स का वैल्यू होता है, एलिमेंट्स का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। तो अब अगर हमारे को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए अपन वापस एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे। देखो अभी यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होएगा। ऐसा लिखना है। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। ठीक है। तो फाइनली यहां पे एक फॉर्मूला बनेगा जैसा इसके पहले लिखा था, और वो फॉर्मूला आएगा समेशन ऑफ, इसको ऐसा लिखना है भैया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि जो भी वैल्यूज आएंगी ये फॉर्मेशन की वैल्यूज रहेंगी, ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इस फॉर्मूला पे आते हैं, क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही होता है, बट ये वैल्यूज गिवन होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होता है, उसको यूज करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके अपने को रिएक्शन की एंथैल्पी मिलेगी यहाँ पे। फॉर्मेशन नहीं था, वो डायरेक्ट एंथैल्पी है। इधर पे फॉर्म, हाँ तो बराबर है, फॉर्मेशन सही है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है तो कितनी एनर्जी ले रहा है या कितनी रिलीज कर रहा है उसको यूज करेंगे ना यहाँ पे, तो फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्या स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है वो।